राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। 2024 लोकसभा चुनाव में सियासी दल पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के साथ जमकर के रैलियां हो रही हैं, प्रचार हो रहा है। रैली और नामांकन के सहारे सभी पार्टियां खुद को मजबूत दिखाने में जुटी हैं, तो शक्ति प्रदर्शन का मौका भी कोई पार्टियां नहीं छोड़ रही। इन्हीं शक्ति प्रदर्शन और रैलियों के साथ सियासी दलों के दिग्गज भी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। समय की नजाकत को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज हरियाणा में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ बीजेपी 10 सीटों के लिए अपने स्टार प्रचारकों के साथ तैयार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी प्रदेश के नेताओं के सहारे ही नैया को पार लगाने की तैयारी में है। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान समेत पार्टी के दूसरे नेता नामांकन से लेकर के जनसभाओं के जरिए प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अब चुनाव प्रचार के साथ ही नेता वादे और दावों के साथ जनता को रिझाने में भी जुटे हैं, यानी कि सत्ता के लिए वादों की होड़ और दौड़ दोनों चल रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस बार किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है और किसको घर बिठाती है। आज हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। इस भारत को एक नया भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखें, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है, घोटाले नजर आते हैं। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। और भाइयों, अगर युवाओं को नौकरी की बात होती थी, भाइयों यहीं रोहतक के अंदर तराजू लगी हुई थी, किसकी टैची में ज्यादा वजन है तोल करके नौकरियां मिलती थी। ये हालात ये कांग्रेस के समय में था, परंतु इन देखते ही देखते 10 वर्षों में भाइयों भारत भी बदला है और हरियाणा भी बदला है। आज अगर हम देखें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर वो आगे बढ़ा है। उन्हीं के एक नेता जो कांग्रेस की सरकारों में उनके सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा नाम है, विदेशों में रहने लगे हैं। वहां की बाहर कांग्रेस संगठन को चलाने का काम करते हैं। उस संगठन का नाम है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि घर का मुखिया जब मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके पास जो संपत्ति है, 100 पैसे की संपत्ति है, तो 100 पैसे में 55 पैसा या सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए और जो 45 पैसा बचेगा वो परिवार के लोगों को मिलेगा। आप लोगों को यह मंजूर है? आप लोगों को यह मंजूर है? यह कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बहनों भाइयों, ये देश को कंगाल बनाना चाहते हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी? ये कांग्रेस ने खड़ी की। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे। और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था। हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे केवल इस कश्मीर के विषय को लेकर के। जब 370 खत्म कर दी, आज कश्मीर भी भारत का ऐसा ही अंग बन गया जैसा हरियाणा है, जैसा उत्तर प्रदेश है, जैसा बिहार है, जैसा केरल है, जैसा गुजरात है। सब प्रदेशों के बराबर जम्मू कश्मीर भी बन गया है। कांग्रेस के रहते हुए इस देश के कब टुकड़े हो जाएं, टुकड़े टुकड़े गैंग उनके जो है वो सक्रिय हो गए थे। देश के बीचों बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा यह खड़ा हो गया था।
नक्सली सक्रिय हो गए कि देश को हिस्से दो बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। यह है देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना। मित्रों, इस राष्ट्र प्रेम का और देशद्रोहियों का मुकाबला आम जनता को पता लग गया है। आज लोग कहते हैं कि हमें 400 एमपी सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है, यहाँ से प्रजातंत्र को खत्म करना है, यहाँ पर दोबारा से पहले वाला ही संविधान लाना है जो आजादी से पहले था। और हमारे चुनाव के घोषणा पत्र पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किए हैं, झूठे इल्जाम लगाए हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र जो दिया है उसमें महात्मा गांधी के सपनों का देखा गया है। जो आज यहाँ पर राज बब्बर जी का नामांकन भरा है और जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है पूरे हरियाणा में, उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस की जो है स्वीप होगी। हरियाणा में सारी सीटें हम जीतेंगे और ये सीट भी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो चुनावी प्रचार प्रसार शोर आप देख रहे हैं और खासतौर से जो वायदे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। और इन तमाम बयानबाजियों के बीच में अब सवाल यह है कि जनता आखिर किसको इस बार चुनने वाली है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, एक दूसरे के ऊपर जमकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस बार जनता के जहन में क्या है और क्या इन वायदों और इन आरोप प्रत्यारोपों के जरिए जनता को कन्विंस कर पाएंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यशपाल बत्रा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीरज गुप्ता जी आपका स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका स्वागत। और विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। यशपाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे लगातार, चूंकि एक तरफ तो आप लोग 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आप कहते हैं कि आप 400 प्लस जाएंगे, लेकिन इसको लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप हम लोग देख रहे हैं कि जारी हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो 400 पार की बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 200 तक ही सिमट जाएं, क्योंकि हरियाणा में भी आपने 75 पार की बात कही थी। और दूसरा, जब आप 400 पार की या 10 की 10 सीटें जीतने की बात कहते हैं तो इसका आधार क्या है, इसको जरा समझाएं यशपाल बत्रा जी। आपके चैनल के माध्यम से भी नमस्कार करता हूं मैं। और दूसरा, जो आप ये बात कह रहे हैं कि 400 पार, जिस तरीके से देश के अंदर माननीय मोदी जी के किए हुए पिछले साल के काम, उनको देखते हुए 400 पार का इस बार की जो नारा दिया गया और 400 पार लोगों का रुझान है। और रही बात कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें, पहले भी हरियाणा की 10 सीटें आई थी और इस बार तो 11 कमल हरियाणा में खिलेंगे, एक विधानसभा का, 10 लोकसभा के। और विपक्ष का तो काम है, विपक्ष कुछ ना कुछ बातें करेगा। और आपने देखा होगा जितने 2014 के बाद इलेक्शन हुए हैं, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, हर बार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, हर बार बीजेपी का ग्राफ आगे बढ़ के आया है और विपक्ष हमेशा डाउन गया है। और इस बार वो हालात बनेंगे विपक्ष के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम के अंदर तो पहले दिन से डिसाइड होगा इलेक्शन किस तरफ है। एक मिनट के लिए भी इलेक्शन नहीं बनेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। नीरज जी, एक तरफ तो 10 के 10 सीटें जीतने के दावे हैं, आप लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भाई 10 सीटें इस बार आप लोग जीतने वाले हैं, चूंकि इस बार जो है जनता अब इनसे परेशान हो चुकी है और बहुत सारी बातें आप लोग कहते हैं कि भाई पुराने वायदे इन लोगों ने पूरे नहीं किए। लेकिन एक सवाल उधर से भी आ जाता है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स के नामों का आप लोगों ने ऐलान किया तो उसके बाद बहुत जगहों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ बातें इस तरह की कही जा रही हैं पब्लिक डोमेन में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम सही संदेश नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर कैसे 10 की 10 सीटें जीतेंगे? नीरज जी, देखिए, ये बीजेपी प्रवक्ताओं में सुन रहा था, वो कह रहे हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, पहले भी जीती हैं। 2019 में उन्होंने 10 सीटें जीती। नीरज, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। ठीक है यशपाल जी, मैं उसको सही करवाता हूं। नीरज जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी नीरज जी, अपनी बात रखें। सर, बीजेपी प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे
देखिए परवाह, ये कुछ भी कह सकते हैं। 2019 में इन्होंने 10 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में देखें ना क्या हाल हुआ। 75 पार का नारा देने वाली सरकार सिर्फ 40 में सिमट गई और इनको सरकार बनाने के लिए जसपा का समर्थन लेना पड़ा। अब 2019 के बाद इलेक्शन आ रहा है। 2019 से 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। ये 10 सीटें क्या है, 2-3 सीट भी जाए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस 10 सीटें जीतेगी, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। ये फैसला जनता करेगी किसको चुनना है क्या नहीं। अगर बेरोजगारी महंगाई को चुनना है तो जनता बीजेपी को चुनेगी। अगर बेरोजगारी महंगाई लेकिन नीरज जी, आपका स्टेटमेंट कांग्रेस थोड़ा सा अलग है। जनता अभी हम लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा जी के स्टेटमेंट को सुनवाया, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मतलब एक जो गठबंधन के साथ आपने दी है और 9 जिस पर आप लड़ रहे हैं, सारी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, ये उन्होंने बड़ा देखिए स्पष्ट पूरी कहा। कोशिश हमारी 10 सीटें जीतने की है, लेकिन कोई निश्चित तौर पर नहीं कहता। हर पार्टी बोलती है, मैं पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहता हूँ हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हो सकता है 10 जीत जाए, लेकिन 10 सीट जीतना कोई गारंटी नहीं कि हमने 10 का तो 10 ही जीतेंगे। 10 में ये हो सकता है 8 जीत जाए, 9 जीते जाए, तब भी वो 10 ही मानी जाएंगे। लेकिन आधार क्या है नीरज जी, इसको थोड़ा जरा समझाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग इस बात को कह रहे थे कि नहीं भाई देखिए 14 में तो कर लिया इन्होंने, 19 में नहीं जीतेंगे, 19 में फिर ये जीत गए 10 की 10 सीटें। इस बार भी ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जीतेंगे। इस बार आधार क्या है? खट्टर जसपा सरकार थी, अब उनका हाल देखिए। इस सरकार में बेरोजगारी का हाल देखिए। इस सरकार में कोई भी कर्मचारी बिना हड़ताल के गया नहीं, कोई भी कर्मचारी इनको पीटा नहीं। कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी दर क्या थी और अब क्या है? ये कहते हैं हमने विकास किया। मैं इनके बीजेपी पर को याद करा दूं, जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई तो हमारे देश पे हमारे हरियाणा में 60,000 करोड़ कर्जा था। आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। और मैं बीजेपी प्रवक्ता ये भी याद करा दूं, आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, शायद एंकर हो आप भी हरियाणा से, हर व्यक्ति पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। अब ये विकास की बात करते हैं, क्या कर्ज लेके विकास करेंगे क्या? वो कर्जा देना नहीं पड़ेगा क्या वापसी? आप बताइए कौन सा विकास है? मैं फरीदाबाद से आता हूं, नगर निगम घोटाला, ऐसे दुनिया का पहला घोटाला जिसमें बिना पेमेंट के 200 करोड़ का घोटाला हो गया। ये इस पे चुप है। और आप देखिए सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला। चलिए नीरज जी, अब आपने चूंकि फरीदाबाद का जिक्र कर दिया तो फरीदाबाद को लेकर के एक सवाल मेरे जहन में था। आज आपके कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन दाखिल किया, वहां पर कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। आज वो अपनी एक रैली को संबोधित करने के लिए गए, कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। अब इस तरह से कैंडिडेट को अगर आप लोग ला रहे हैं और उससे चुनाव लड़वा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे इन सीटों को? कम से कम फरीदाबाद के बारे में बता दीजिए नीरज जी। क्या हो तो मैं शेयर किया देता हूँ। महेंद्र प्रताप जी कैंडिडेट था, उन्होंने नामांकन भरा है, उसमें इतनी भीड़ थी, रैली नहीं रेला हो गया। कहो तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। एक नामांकन के लिए हजारों की संख्या में लोग आगे, और क्या बड़े चेहरे की बात कर रहा हूँ, उनके नामांकन में कोई बड़ा चेहरा नजर क्यों नहीं आया? आदमी अलाउड होते हैं अंदर, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी भीड़ थी। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। नहीं, मैं भी आपको तस्वीर दिखा दूंगा उनके आज की रैली की, कुर्सियां खाली थी। सर आप, मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ से कुर्सी कोई खाली है नहीं। अब आपने फोटो पता नहीं क्या से खिंचवाई है, कैसी मैं आपको रैली अभी भेज देता हूँ आपको। ठीक है नीरज जी, मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि भाई ये बताइए बड़ा चेहरा कोई नजर क्यों नहीं आया उनके नामांकन में? देखिए बड़ा चेहरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय मान जी मौजूद थे, उनसे बड़ा चेहरा कौन होगा? वो प्रदेश अध्यक्ष है और सब अपने अपने इलाके में बिजी हैं, और भी नामांकन देखने हैं। और महेंद्र प्रताप जी खुद में इतने बड़े चेहरे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हुड्डा साहब भी बिजी थे, दीपेंद्र जी भी थे, और नामांकन देखने सब अपने लोकसभा में। चलिए आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, तो मैं मान लेता हूं, बाकी तो चुनाव का हम सब इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी नॉमिनेशन आज हम लोगों ने देखा कि फाइल किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ तो आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को पार्टी को छोड़ने का जो लोगों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। जिस पार्टी को आप लोगों ने हाल फिलहाल में बनाया, लोगों को जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने जोड़ा, अब चुनाव के ऐन पहले अगर लोग छोड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे चुनाव में जाएंगे और कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे? विवेक जी। विवेक जी म्यूट है, शायद एक बार अनम्यूट कर लें आप। सर मेरे से पूछ रहे हो क्या? नहीं, विवेक जी से मेरा सवाल है। विवेक जी। अच्छा ठीक है। विवेक जी को अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं शायद। हेलो जी विवेक जी, आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है। आपने कहा कि लोग
छोड़ के जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के दौर में लोग आते भी हैं और लोग जाते हैं। आज के दिन अगर बात की जाए, 3 जगह हमने नॉमिनेशन किया, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और सिरसा, तीनों ही जगह लोगों ने पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया और बहुत भारी संख्या में नॉमिनेशन भरवाने का काम किया साथ जाके हमारे कैंडिडेट के। और रही बात कि आज के दिन क्या है, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे कि हम काम किया है, 10 साल के काम है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लूंगा, इनके एक सांसद का कोई एक काम बता दे जहां इन्होंने हरियाणा की आवाज उठाई हो, हरियाणा के हित में कोई काम कराया हो। 10 साल के कार्यकाल में इनके पहले 7 सांसद रहे, फिर 10 के 10 रहे। आज के दिन कांग्रेस वाले भी बता दें और बीजेपी वाले भी बता दें, दोनों ने कोई हरियाणा के हित की आवाज उठाई हो तो बताने का काम करें। रियलिटी क्या है आयुष भाई, ये सांसद तो चुने जाते हैं, वहां जाके सिर्फ सुख और सुविधाएं लेने का काम करते हैं। हरियाणा के हित की बात राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं करती। आज के दिन लोगों को एक चीज दिख रही है, अभी जिक्र कर रहे थे हमने 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी कह रही है 10 की 10 सीटेंगे तो सीटें जीतेंगी, तो बीजेपी की ये गलतफहमी, और गलतफहमी जल्दी 25 तारीख को लोग दूर भी करने का काम करेंगे और बारी बारी हो भी रही है। आज हम तो एक चीज जानते हैं, 4.5 साल हम सरकार में रहे, 4.5 साल के अंदर डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में भेजने का हमने काम किया, 14 फसलों पे एमएसपी देने का हमने काम किया। आज 1.5 महीना हुआ है सरकार से अलग हुए, मंडियों के क्या हालात हैं वो सबके सामने। आज सरकार नाकाम है लिफ्टिंग कराने में, 3 रुपए 6 रुपए कट्टा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कोई करीबी बताए जाते हैं, उनको 17 मंडियों का ठेका दे दिया गया, वो सबके सामने है। सिर्फ उनके पास एक रेडी तक नहीं है, उनको ठेका दे दिया गया है लोडिंग का। आज हम तो एक चीज जानते हैं, लोग दुखी हैं। ये स्टार प्रचारक बुला रहे हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्टें बना रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारक आयुष भाई घर घर में, आज किसान मंडी में बैठा है चाहे खेत में बैठा है, हमारा प्रचार करने का काम कर रहा है कि 4.5 साल में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हमारे ट्रैक्टर को कमर्शियल इस बीजेपी सरकार ने करने का काम किया था, तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने ट्रैक्टर पे कमर्शियल कैटेगरी से बाहर कराने का काम किया। आज छोटा व्यापारी हमारी जिक्र कर रहा है, आज दुकानदार हमारा जिक्र कर रहा है, आज युवा हमारा जिक्र कर रहा है, आज रेडी वाला हमारा जिक्र कर रहा है, आज सफाई कर्मचारी हमारा जिक्र कर रहा है, और एक ही बात कह रहा है कि अगर कोई आवाज उठाने वाला है, हरियाणा की हितों की आवाज उठाने वाला है, वो जननायक। लेकिन विवेक जी, अगर लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आपके खुद के जो लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे वो फिर क्यों छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को? भाई उनको भी तो ये दिख रहा होगा ना कि लोग सपोर्ट में खड़े हैं, फिर वो किस लिए आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं? आयुष भाई, चुनाव के दौर में कौन कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता। पिछले दिनों ऐसा भी देखा है, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, एक प्रवक्ता डिबेट तो कांग्रेस की तरफ से कर रहा था और थोड़ी देर बाद डिबेट के बाद पता लगा बीजेपी का पटका पहन लिया। ऐसी बहुत सी चीजें ये चुनाव में आती है, चुनाव के अंदर देखी जाती हैं, पर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मैं जवाब इनके पास अगर दोनों ही प्रवक्ताओं के पास होकर हरियाणा के हित की कोई बात की हो तो ये दे देंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, आज फील्ड के ऊपर अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, फील्ड के अंदर जाके पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, बीजेपी कोई काम नहीं गिना सकती है और कांग्रेस कोई काम नहीं गिना सकती। काम गिनाने की अगर बात आती है तो हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जब सांसद बन के गए थे तो बारी बारी सबसे ज्यादा उन्होंने सवाल उठाने का काम किया और हरियाणा के हितों की बात करने का वहां काम किया। आज बीजेपी तो विवेक जी, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लग जाता है? तो 4.5 साल आप रहे, उसके बाद आप ये कहते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे आपने पार्टी का साथ छोड़ दिया, सरकार का साथ आप लोगों ने छोड़ दिया और आप उससे बाहर हो गए। आप कहते ये है, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, उनका कहना ये है कि आप लोग एक तो अभी भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ये कैंडिडेट जहां पर खड़ा कर रहे हैं वहां पर आप सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। अब इसका क्या जवाब? राहुल आयुष भाई, ये तो जनता ने देखने का काम किया कि किसने किसके साथ सेटिंग करके और कहां कहां कैंडिडेट उतारे। अगर मैं आपको इतिहास में ले जाने का काम करूं, जींद बाई इलेक्शन में किसने किसकी सेटिंग करी थी और किसका कांटा निकालने का काम किया था। आज अगर मैं बात करूं 2016 के राज्यसभा चुनाव की, वहां किसने बीजेपी के साथ सेटिंग की थी, वो सबके सामने था। अगर मैं 2022 के राज्यसभा चुनाव की बात करूं, वहां किसने बीजेपी के साथ सेटिंग की, वो सबके सामने था। आज अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए बाकी सारी सीटों पे सेटिंग करने का काम किसने किया, वो सबके सामने। आज आपने जिक्र किया फरीदाबाद, मेरे पास भी एक वीडियो आई थी, गुड़गांव की भी आई थी,
कि किस तरह खाली कुर्सियां दिख रही हैं। खाली कुर्सियां तो अपने आप होंगी, उनको तो फिक्र ही एक चीज का है, सिर्फ बेटा बेटा बचाना है, बाकी कोई कहीं जाए। आज हमारे ऊपर अगर कोई बी टीम होने का आरोप लगाता है तो वो ये जवाब देने कि बारी बारी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी बीजेपी का साथ देने का अगर किसी ने काम किया तो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा था। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अगर साथ नहीं दिया अपने बेटे को बचाने के लिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछना चाहूंगा, जब 2014 में बीजेपी आई थी उस टाइम बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, राष्ट्रीय नेता ये कहते थे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा चोर है, भूपिंदर सिंह हुड्डा ऐसे है, भूपिंदर सिंह हुड्डा वैसे है। तो आज 9.5 साल बीत जाने के बाद, 10 साल बीत जाने के बाद क्यों नहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर कार्रवाई, क्यों नहीं वो जेल के पीछे गया? कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा बारी बारी मोदी जी के पास जाके चाय पी के, लेकिन भाई विवेक जी 4.5 साल तक तो आप भी सत्ता में थे ना भाई, थोड़ा कोशिश कर लेते। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन थे तो थोड़ा दबाव डालते। 4.5 साल तो आप रहे ना सत्ता में। एक चीज बताइए, हम सत्ता में थे, हम सत्ता के भागीदार थे, हमारी सरकार नहीं। हम तो बारी बारी कहते हैं जितने काम हमने करवाने का काम किया वो सबके सामने है। हम 10 सीटों, लेकिन ईमानदारी से बताइए विवेक जी, क्या इन बातों से आप जनता को कन्विंस कर लेंगे? क्योंकि 2019 में जिनके अगेंस्ट आप लड़ रहे थे, आप उन्हीं के साथ सत्ता में रहे 4.5 साल तक, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या जनता इस बात पर इतनी आसानी से भरोसा करेगी? आयुष भाई बिल्कुल करेगी। जनता ने ही चुन के भेजने का काम किया और जनता के काम करवाने के लिए सरकार में गई। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के विरोध से जन्मी आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है को चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये देखिए आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ हुआ? कांग्रेस से हुआ। अगर इनेलो वाले ये बात करते हैं तो इनेलो वालों से मैं पूछना चाहूंगा 2019 में करण चौटाला क्या कहते थे, या 2019 से पहले कभी या बाद में कभी इनका समझौता ना रहा हो बीजेपी के साथ? राज्यसभा चुनाव में किसने बीजेपी को वोट डालने का काम किया, ये भी बताने का काम करें। हम तो एक ही बात जानते हैं, आज के दिन अगर हरियाणा के हितों की कोई बात करने का काम कर रहा है, ठीक है, हरियाणा के हितों की आप बात कर रहे हैं और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है विवेक जी, इंतजार करते हैं, हम लोग को सबको चुनाव और नतीजों का इंतजार है। अमनदीप जी, एक तो इंडियन नेशनल लोकदल किस तरीके से चुनावों में जा रहा है, चूंकि कल मैं अभय चौटाला जी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि 4-5 पार्टियों का एक अलायंस है आप लोगों का, जो लोग साथ आप लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और दूसरा ये कहा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग परेशान हो चुके हैं वो ऑप्शन के तौर पर अब इंडियन नेशनल लोकदल को देख रहे हैं, और इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। लेकिन जननायक जनता पार्टी का भी यही मानना है, कांग्रेस का भी यही मानना है, बीजेपी भी कह रही है यही बात, तो फिर कैसे आप लोग जनता को कन्विंस कर पाएंगे? अमनदीप जी। जी आयुष जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो हमें हरियाणा की परिस्थितियों पे और मौजूदा चुनाव में क्या माहौल है उन परिस्थितियों पे चर्चा करनी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर खासकर से जो कृषि प्रधान प्रदेश है और जो भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है जिसने हमेशा से हरियाणा के हितों की अनदेखी की, उस पार्टी के खिलाफ जनता के अंदर भारी रोष है। ये आप लगातार मुझसे बेहतर जानते हैं, लगातार कवरेज आप ग्राउंड पर कर रहे हैं। जनता हर समय से इनसे छुटकारा पाना चाहती है। अब जनता को चुनना कौन था? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, एक ही ऐसा विधायक था जो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को खींच करके रखा, जिसने विधानसभा में आवाज उठाई, सड़कों पर आवाज उठाई। और अब जो मौका चुनाव की बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने 2021 के अंदर भी फतेहाबाद से तीसरे मोर्चे की शुरुआत का काम किया था। हमारी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हरियाणा प्रदेश से हराना है और हटाना है और इनको यमुना पार करवानी है। उसके लिए जो भी एक समान विचारधारा का अगर गठबंधन बन सकता है उसके लिए हमें प्रयास किए, लेकिन कुछ लोगों की जो मिली भगत कहूंगा निजी हितों को साधने के लिए, उनकी वजह से वो गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन हमने अब तीसरा मोर्चा जनता के सामने पेश किया है, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल, श्रोमणी अकाली दल और एनसीपी शरद पवार जी हैं, आरजेपी पार्टी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, शेर सिंह राणा जी उसके अध्यक्ष हैं, और जो बलराज कुंडू जी की पार्टी है। इन पार्टियों ने हमने साझा मोर्चा बना करके हरियाणा की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए एक मजबूत विकल्प दिया है। क्योंकि कांग्रेस की टिकटों की जैसे ही बंदरबाट हुई है वो आपके सामने है। कौन किस प्रकार से थाली में परोस करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग की है, ये हम नहीं कह रहे हैं।
ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो नेता जिनका कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पर आज भी हैं, चाहे उसमें रणदीप सुरजेवाला जी हो, किरण चौधरी जी हो, करण दलाल जी हो, वो नेता चीख चीख कर ये कह रहे हैं, और आप तो देख ही रहे हैं उनके ऑफिशियल जो भी ट्विटर पोस्ट हैंडल है, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसने मिलीभगत करके, और उनके कुछ निजी हित जरूर उसके अंदर शामिल हैं, और कुछ या तो केस ईडी सीबीआई का डर है उनको, और उसकी वजह से जो जनता के साथ फिर से विश्वासघात किया। एक विश्वासघात 2019 में हुआ था, जो हमारी पार्टी से निकल के हमारे गद्दार थे, उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की थी, और दूसरा विश्वासघात अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर हरियाणा की जनता के साथ करने जा रहे थे। लेकिन अमनदीप जी, उनका तो ये कहना है कि भाई आपने उनको पार्टी से निष्कासित किया, तो ये गद्दारी क्या हुई? आपने तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, झंडा डंडा उन्होंने आपको आपका दे दिया, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव में गए, जनता ने मैंडेट दे दिया उनको। निष्कासित जब किया ना, जब पार्टी के साथ गद्दारी करी, हरियाणा के जनता के हितों के साथ गद्दारी करी, तभी तो निष्कासित किया ना। ऐसे थोड़ी कि वो आप गलत भी करते जाए, पार्टी विचारधारा से अलग हट करके आप लूट मचाते जाएं, और फिर उसके बाद निष्कासित भी ना करें। हमारी पार्टी तो बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। अगर चौधरी देवीलाल, ये आग का रास्ता है, इतनी जल्दी से गरीब को, मेरे वर्ग के जो हक हैं उनको लड़ाई अभी भी जारी है, अभी उनको हक नहीं मिला पूरी तरह से, और अगर उनके साथ कोई धोखा करेगा, वजह क्या नहीं अमनदीप जी? फिर देखिए, ओपी चौटाला जी का तो साथ था ना आपके साथ में, ओपी चौटाला जी तो आपके साथ में ही थे, इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा भी आपके साथ में ही था, पार्टी के लोग भी आपके साथ में थे, जिन्होंने कहा आपको भाई वो पार्टी के साथ उनका तारतम्य नहीं था, आपने उनको इसलिए पार्टी से अलग कर दिया, तो वो अलग चले गए चुनाव में, अपना अलग चुनाव निशान लेकर के। फिर जनता ने आप पे भरोसा क्यों नहीं किया अमनदीप जी? नहीं, भरोसा किस पे किया? आप अगर 2019 की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया? क्या कांग्रेस पे किया, जिसने संगठन, जिसका प्रदेश अध्यक्ष खुद भाग गया था? अरे जो लड़ाई हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2019 में लड़ी थी, और जब ऐन चुनाव से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये षड्यंत्र रच करके वो एक फैक्शन क्रिएट करा, और जो लालची लोग थे उनके साथ मिली भगत करके इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ने का काम जो किया, वो आपके सामने है। उसकी वजह से जो जनता में इंप्रेशन, और फिर जाकर जनता में तो अभी भी तो विवेक जी कह रहे हैं कि भाई इस बार भी वो चुनावी मैदान में, अगर मैं आपकी बात को भी अमनदीप जी मान लूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कांग्रेस से लोग परेशान हैं, कांग्रेस ने इस तरह के जो कैंडिडेट्स दिए उसकी वजह से उनके पार्टी के अंदर उसका एक फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बीजेपी को वो परोस के सीटें दे रहे हैं, तो मैं ये मान रहा हूं फिर भाई मुकाबले में आप हैं इस समय, और यहां पर जननायक जनता पार्टी फिर आपके लिए नहीं लगता एक बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि वो तो अभी भी डटे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं, अभी कहा विवेक जी ने कि हम जीतेंगे सीटों को, फिर कैसे आपने? बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, मुझे नहीं मिटने की जरूरत नहीं है, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। आपने ही विवेक जी की बात का जवाब दिया था कि जो भाषण अब वो दे रहे हैं, जैसे हरियाणा में कहावत है कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, जो उन्होंने झूठा आश्वासन जनता को पहले दिया था, अब जनता समझ चुकी है, जनता एक ही बार धोखा खाती है आयुष जी, बार बार नहीं। आपने भी उनके जवाब में यही सवाल किया था कि आपको लगता कि जनता विश्वास कर लेगी फिर से आपके ऊपर, तो आयुष जी यही आधार है सबसे बड़ा। आप देख लीजिए, आज भी इन्होंने नामांकन करवाया है प्रत्याशियों का, मुझे नहीं लगता कि 10 बाय 20 से ज्यादा बड़ा ग्राउंड था, इससे ज्यादा तो मतलब कमरे के अंदर मैं कहता हूं कि किसी पार्टी के अंदर जो दफ्तर खोला होगा ना एक हल्का स्तरीय का, उससे ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर आ जाते हैं। जिस प्रकार से आपने टेक्निकली बहुत समय उनको दे दिया, चलो आपकी मजबूरी है, इसी प्रकार से जो उनके साथ विधायक है वो भी टेक्निकली टिके हुए हैं, वरना उन्होंने सबने अपने अपने रास्ते अलग बता दिए हैं। और अब तो ये हालात पार्टी की ये है, मैं बोलना नहीं चाहता था कि प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा प्रदेश से इनको नहीं मिला, वो भी ब्रिज शर्मा जी जो हैं हमारे आदरणीय हैं, वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हालात ये है आयुष जी, तो ज्यादा समय आपका कीमती नहीं खराब करना चाहिए। नहीं, मैं तो बराबर का समय दे रहा हूं मनदीप जी, मैं आपको भी उतना ही समय दे रहा हूं जितना मैंने विवेक जी को दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं नीरज जी को भी दे रहा हूं, यशपाल जी को भी दे रहा हूं, अब कौन कितनी बात रख पा रहा है ये उसके ऊपर है। ठीक है, जनता ने देखा, ये एंटरटेनमेंट का विषय तो था, क्योंकि अच्छा लगता है जनता को कि जेजेपी के खिलाफ हम बोले, लेकिन अब जो लड़ाई जो है खास कर से हरियाणा के हितों की, और अब बिल्कुल चुनाव आ चुका है, नामांकन भरे गए हैं, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने की लड़ाई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक निर्णय है कि 544 भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे, वो बिल्कुल डट करके, जिस प्रकार से विधानसभा में केवल एक विधायक 79 एक तरफ होते हैं और एक तरफ होता है, इसी प्रकार से लोकसभा में भी
केवल किसान की चलिए, आवाज ठीक है उठाने अमनदीप वाले जी, हम लोग कांग्रेस देखेंगे। को हालांकि हटाना राजनीति में कोई भी चीज मैं ये कह सकता हूं कि शाश्वत तो खैर नहीं होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि आप लोग कितना कायम रहते हैं अपने स्टैंड पर। ठीक है यशपाल जी, एक तो ये कि आप ये बताइए कि आपके 10 के 10 जो कैंडिडेट जीते उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए क्या किया, और दूसरा ये है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई 10 हम जीतने वाले हैं तो उसका कोई जरा जमीनी आधार भी बता दीजिए कि क्या आपने ऐसा किया है कि जनता दोबारा से अब आपको एक बार फिर से जिता देगी 10 की 10 सीटें। बड़ा मुश्किल है इस बार, ऐसा विपक्ष का मानना है। यशपाल जी जवाब दीजिए। कई टर्म उनके पास थी, तो मैं पिछले 5 साल के काम की आपको गुड़गांवा की बात कर लेता हूं मैं आपके साथ। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के काम जो ग्राउंड पे हो चुके हैं उनका मैं जिक्र कर लेता हूं आपको। चाहे हम मान लें केएमपी को, द्वारका एक्सप्रेसवे को, चाहे हम राजीव चौक से सोना तक मान लें, मेडिकल कॉलेज, मल्टी लेवल पार्किंग, शीतला माता मंदिर, ऐसे 50 काम हैं जो 50,000 करोड़ रुपए के कंप्लीट होके ग्राउंड पे आ चुके हैं, या उसी में 10% का काम है। इन्हीं का आधार है। और माननीय मोदी जी ने जो देश के अंदर जो बदलाव, इतना बड़ा बदलाव देश के अंदर किया है, 500 साल तक भगवान राम को जेलों में रखा गया, जो 70 साल 60 साल जिन्होंने राज किया उनको कभी दिखाई नहीं दिया। आज इतना भव्य मंदिर वहां पे बन चुका। धारा 370, जिस समय कहा जाता था किसी समय के अंदर कि अगर किसी ने धारा 370 को हाथ भी लगा दिया उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर के नेता वही अपने घर के अंदर चुपचाप बैठे थे जब वो हट रही थी। ठीक है, 370 राम मंदिर, ये मुद्दा तो आप लोग बराबर आप लोग उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकल सवाल विवेक जी का ये था कि यहां जो 10 आपके चुने हुए सांसद थे उन्होंने हरियाणा के हित की कौन सी आवाज उठाई संसद के अंदर? देखिए, हरियाणा के हितों की अपने अपने लोकसभा की बात करें तो मैंने लोकसभा गुरुग्राम की आपको बात कर दी। ऐसे ही सबने अपने अपने एरिया के अंदर काम किए हैं। अब रही जेजेपी की बात पे आता हूं मैं। अभी जेजेपी प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, इनकी तो एक कहावत इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 4.5 साल तक तो अलायंस में थे आप। काम अब 1.5 महीने से काम बंद हो गए, पूरी सरकार काम नहीं करी इनके कहने पे, और 4.5 साल बहुत स्पीड पे काम करते थे जब तक ये थे। एक दूसरी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि काम नहीं है उनका। मैंने आपको गुरुग्राम लोकसभा की इतनी बड़ी बात बता दी। एम्स लाए हैं यहाँ पे आपके सामने, अभी माननीय मोदी जी ने इनोग्रेशन करा था उसका। ऐसे ही, और जिस तरीके से देश के अंदर माननीय मोदी जी की एक जो गारंटी के नाम से एक शब्द चला पड़ा है, तो उस पे लोग विश्वास करते हैं। देश की दिशा और वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से भारत का नाम आया है, भारत आगे बढ़ा है, और आर्थिक स्थिति में भी जो 2014 से पहले 11वें नंबर पे था, आज वो 5वें नंबर पे आ गया, और इस बार के बाद 3रे नंबर पे आ जाएगा। यही देश को चाहिए था, मान सम्मान देश का बढ़ा, परिवार नहीं, इतना सब कुछ बेहतर था तो फिर कैंडिडेट्स आपको क्यों बदलने पड़े, या फिर बाहर से कैंडिडेट आपको क्यों लाने पड़े? और ऐसे कैंडिडेट जिनको आप थोड़ी देर पहले ज्वाइन कराते हैं और फिर टिकट भी दे देते हैं, अगर आपके माननीय इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आयुष, सबकी भूमिका अपनी अलग अलग है। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हर आदमी की भूमिका है। अगर मान लो किसी को एमपी की अगर वहां पे नीड नहीं है, उसकी हो सकता है उससे बड़ी भूमिका हो, उसकी बड़ी जरूरत हो, उसको चाहे देश के अंदर जरूरत हो, उसको वहां ले जाना हो। तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि देश हित के अंदर काम करने के लिए, प्रदेश हित काम करने के लिए सारे त्याग करने पड़ते हैं। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है जैसे अदर्स पार्टी के अंदर है, मैं और मेरा परिवार या मेरे दोस्त या मेरे नियर डियर वही एमपी बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे, उसके अलावा दूसरा किसी को आगे नहीं आने देंगे। दादा पोता लाइक चीज हमारे यहाँ नहीं चलती। आधे नेता तो कांग्रेसी आपने उठा लिए, ये भी तो आरोप लगता है ना कि आधा तो आपने कांग्रेसी लोगों को टिकट दे दिया, वहां से लाए और कांग्रेसियों को टिकट दे दिया। ये चीज तो इनको सोचनी चाहिए, क्यों नहीं इनका परिवार इनके साथ रह रहा, परिवार छोड़ के क्यों भाग रहा है? ये खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे और हम पे आरोप लगाएंगे। जो देश के लिए काम करना चाहता होगा, जो प्रदेश के लिए काम करना चाहता होगा, यही साथी प्रवक्ता भी अगर चाहते होंगे तो ये भी आ जाए हमारी पार्टी के अंदर, मोस्ट वेलकम। अगर देश और प्रदेश हित के, अगर सेल्फ के लिए काम करना चाहते हो तो जहां बैठे हो वहां ठीक हो, वहां पे काम करो। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। हम तो यशपाल जी, आप क्या मानते लोकतंत्र के अंदर विपक्ष नहीं होना चाहिए? भाई कोई तो रहने दीजिए। क्यों नहीं होना चाहिए विपक्ष? आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग आपकी पार्टी में आ जाए तो भाई विपक्ष कहां रहा? आयुष, मेरा कहना देश के लिए जो काम करना चाहता है, अगर कोई नहीं करना चाहता तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर करना चाहता है,
देश हित के अंदर काम करना चाहता है तो जरूर हमारी पार्टी के अंदर आ सकता है, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है कि अपने सेल्फ के लिए काम करने के लिए कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अच्छा यशपाल जी, अभी उदयभान जी को मैं सुन रहा था, आज उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, हालांकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के नेता इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। उनका यह कहना है कि आप लोग 400 पार की जो बात कह रहे हैं उसके पीछे का मोटिव यह है कि अगर 400 पार किसी तरह से मिल गया आपको तो फिर आप संविधान को बदल देंगे। देखिए ये अनलॉजिकल बातें हैं आयुष, इन्होंने लोगों को बहलाना है जो कि लोग नहीं बहकेंगे इनके कहने से। इससे पहले भी जितने इलेक्शन आए कई नई नई चीजें लेके आते हैं। कभी तो ये कह देते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है, कभी यही लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी किसी विषय पे कुछ कहते हैं, किसी किसी विषय पे कुछ कहते हैं, ना उनका सिर होता है ना पांव होता है, और बातें करते हैं कि कभी कह देंगे कि इनकी इंक्वायरी सीबीआई से करानी चाहिए, कभी कह देंगे सीबीआई इनके साथ मिली हुई है, जो ये कहते हैं सीबीआई वही काम कर देती है। कुछ नहीं, अनलॉजिकल बातें हैं। और इनका ठीक है, इनको ऐसा लगता है ऐसे करने से लोग इनके साथ हो सकते हैं, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अपने परिवार को संभाल के रखें, अपने संगठन को जो 2014 से नहीं बना उनको बनाने की कोशिश करें, और वो सारी चीजें इनको करनी चाहिए देश के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए। अगर कोई आवाज ऐसी उठ रही है जो प्रदेश हित के अंदर ही, हमारे साथ मिलकर करें, हर बात की आलोचना ना करें। नीरज जी, एक तो पार्टी का संगठन, इसको तो भूपेंद्र हुड्डा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर चुके थे कि भाई जो 2019 में हुआ उसमें संगठन का सही तरीके से ना होना एक बड़ा कारण था। दूसरा यह है कि पार्टी के अंदरूनी तौर पे जो मसले हैं वो एक बड़ा कारण होते हैं। अभी भी टिकट वितरण के बाद आप भले ही उसको ओपनली स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब जगह दिख रहा है कि किस तरीके से बातें कही जा रही हैं। ऐसे कैसे आप लोग चुनाव को जीतेंगे? और अब तो विपक्षी भी ये कह रहे हैं कि आपने तो एक तरीके से बीजेपी को परोस के दे दी हैं सीटें कि भाई ठीक है, चलिए एक सीट पर हम फोकस कर लेते हैं, बाकी जाइए, जिसको जैसा लड़ना है वो लड़ रहा है। ये आरोप और उससे एक पार्टी के भीतर से उठती हुई आवाजें, कैसे चुनाव जीतेंगे नीरज जी? देखिए, पहले तो मैं इनेलो के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इनेलो, मुझे तो बड़ी खुशी है इनेलो के प्रवक्ता को कांग्रेस में कितनी दिलचस्पी है कि उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। एक विधायक होने के साथ ही इतना अहंकारी हो रहे हैं कि जैसे एक विधायक पूरी सरकार चलाएगा, और अभी ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी एक ही एमपी हो, चाहे सारे एमपी बीजेपी हो, तब भी हम कार्य करेंगे। महाराज, पहले आप अपने घर को संभालो। अगर आप अपना घर संभालते हो, इनेलो को 2 फाड़ ना होते, तो दूसरों को शिक्षा कम दीजिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते कहता हूँ, हमें पता हमारी पार्टी कैसे चलती है। आप मत समझाइए कैसे पार्टी चलानी है। अगर आप इतना सिखाते, इतना समझदार होते, तो आपकी पार्टी के 2 फाड़ ना होते। तो ये बात तो खत्म कीजिए, हमें इलेक्शन कैसे लड़ना है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट को ही कोट कर रहे हैं ना भाई। वो श्रुति चौधरी क्या कह रही है, किरण चौधरी क्या कह रही है, कैप्टन अजय यादव क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ना, सुनाई पड़ रहा है क्या कह रहे हैं, और वो पब्लिकली कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में कोई बात कह रहे हो, ये आपकी पार्टी के नेता हैं। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार है। कांग्रेस का संगठन का मतलब ये नहीं कि संगठन में सब जुम्मेदारी दे रही है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। देखिए, अब मैं अंशु जी एक बात और कहना चाहूंगा, बिना संगठन के भी हमारे कार्यकर्ता के बराबर है। 2032 सीटों पे तब भी हमारा संगठन नहीं था। उसके बाद तो अपने बड़ी मेहनत करी है और कई साल बना दी है। हरियाणा प्रदेश के व्यवस्था कई जुम्मेदारी दिए भी है, जैसे मैं प्रवक्ता निकल गए और भी बदली नहीं है। हर एक संगठन को नाम देना जरूरी नहीं होता, सब कार्यकर्ताओं को अपनी जुम्मेदारी का पता है। और आप देखिए, पिछले 4 महीने से कांग्रेस में हरियाणा जन आक्रोश रैली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और हुड्डा साहब ने कितनी मेहनत करी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और कांग्रेस संदेश उतरा। पूरी कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म तैयार है, कैंडिडेट कोई भी हो। कांग्रेस की नीति घर घर पहुंच चुकी है, इसलिए मत के संगठन नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती चुनाव लड़ेगा। दूसरा, मैं बीजेपी प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, जो परिवारवाद का लोभ लगा रहे थे, भाई साहब जरा अपनी प्रैक्टिस करके आए घर पे। मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप खुद सोचने मजबूर हो जाएंगे। बृजभूषण जो कि आप फेमस है, जिसने यौन अत्याचार के खिलाड़ियों पे यौन अत्याचार करा, आप सारी बात देखते हैं। आज उसके लड़के को टिकट दी, क्या वो परिवारवाद नहीं था? आप इससे नहीं बोलोगे? उसके बेटे को टिकट क्यों दे दी? यहाँ पे कैंडिडेट की कमी नहीं दी, आपने करोड़ों लड़कियों को कुचल दिया। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? आपको शर्म आती है बात कहते? परिवारवाद के लोग आते हैं, अब परिवारवाद कहां चला गया? बदलिए उसका टिकट। और आप भ्रष्टाचारी बोलते हो दूसरी पार्टी को, अभी कह रहे हो मेरी पार्टी में आ जाओ, और भ्रष्टाचारी नेताओं को लेने में गुरेज नहीं करते। वॉशिंग मशीन में गोता लगवाते हो, वॉशिंग मशीन साफ हो जाती हो। अगर आप इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी आपके सिद्धांत है, तो किसी नेता को क्यों लेते हो? आप उसकी पहले चेकिंग कीजिए। आप मैं उसका एग्जांपल हरियाणा में देता हूं, जब आप लोगों ने हमारे सिंपल साहब थे, आपके मोदी साहब क्या बोलते थे? नीरज जी, आपने जब टिकट इतना समय लगा करके टिकट दिया, तो आपने पूरी तरह से तसल्ली कर ली थी।
आपने पूरी तरह से तसल्ली कर ली थी जब आपने टिकट बांटे थे। अभी इस बार देखिए जो 9 टिकट आपने ये दिए, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं ना सर। आउटफिट में इस बात को जवाब देता हूँ, नवीन जिंदल का जीता थी उदाहरण है। प्राइम मिनिस्टर नहीं मोदी ठीक जी है, उनके ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपने पूरी तहकीकात करी थी? ये सत्ता कहते हैं लॉबी है। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देखिए। दिव्यांशु बुद्धि राजा के बारे में भी कुछ बोल दीजिए भाई। चंडीगढ़ एग्जाम्पल देखिए जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा के बारे में कुछ बोलेंगे? हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। हरियाणा ने मेयर की चोरी दिव्यांशु करी बुद्धि राजा और के इनका बारे में मेयर कुछ पूरी बोलेंगे तरह से आप? हारा। ये इतना इनका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया, किसी भी भ्रष्टाचारी को लेकर गुरेज नहीं करते और वैसे भ्रष्टाचारी बोलते हैं। अरे आपके 9.5 साल की सरकार रही, मेरे इनालों के प्रवक्ता कह रहे थे कि हुड्डा साहब बीजेपी बी टीम है, तो आपने प्रेस क्यों नहीं जाना? आपके दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, भूपेंद्र सोनखा जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमें जेलों में डालते हैं, सिर्फ कहने से क्या बोलते हैं? आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी 9.5 साल तक? आप उनके साथ 9.5 नहीं 4.5 साल। ठीक है खट्टर तो नाम चलिए के सीएम विवेक थे। जी, अभी विवेक जी, नीरज जी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। दिव्यांशु बुद्धि राजा के बारे में आपने कोई जवाब दिया नहीं। विवेक जी कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो जोश में इतने बह गए कि जो सवाल उनसे आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाए। मैंने जो सवाल किया था कि एक उपलब्धि कोई बता दें, एक सवाल बता दें कि जो आपने हरियाणा के हित में उठाया हो, एक बात कोई हरियाणा के हित की रखी हो, पर वो कहते क्या है, हमने 50,000 करोड़ के काम करा दिए। जनाब पहले आंकड़े तो देख लीजिए। आयुष भाई, राव इंद्रजीत सिंह जी इनके सांसद हैं और उनको जो सांसद निधि मंजूर हुई वो 6.47 करोड़ थी और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5.68 करोड़ लगा पाए। ये हरियाणा की डिबेट हो रही है। मैंने सवाल हरियाणा की 10 सीटों के बारे में पूछा था, इन्होंने सिर्फ गुड़गांव का जवाब दिया, उसका भी आंकड़ा मैंने आपको देने का काम किया। अब मैं आपके पूरे 10 के 10 सांसदों की बात करूं तो 10 के 10 सांसदों ने अपने पूरे फंड्स किसी ने भी लगाने का काम नहीं किया। अगर मैं दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं तो उन्होंने ना सिर्फ अपना फंड लगाने का काम किया, बल्कि पूर्व के 2 सांसद उस समय कुलदीप बिश्नोई जी और जेपी जी दोनों के फंड्स लगाने का काम किया। हम तो एक चीज जानते हैं, ये कह रहे थे परिवारवाद, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जवाब दिया। और इनसे ये तो पूछिए, परिवारवाद की बात छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 3606। आज के दिन अगर आप अपनी कैंडिडेट की लिस्ट उठा के देखेंगे, अगर आपके पास ना हो तो मैं भूल के बताने का काम करूंगा। अगर आज आपके अंदर परिवारवाद नहीं है तो किसी के अंदर नहीं हो सकता। आपके जो हरियाणा प्रदेश की, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी थे आपके विप्लव देव जी, उनके जीजा जी, उनकी बहना जी, उनके भांजा जी जो अब कांग्रेस में चले गए, आपके सिटिंग एमपी थे, वो परिवारवाद नहीं था। आज आप परिवारवाद की बात करते हैं तो बंतो कटारिया आपकी अंबाला की कैंडिडेट है, रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, वो परिवारवाद नहीं है क्या? आज आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप अपने आप को बहुत साफ सुथरा बताते हैं। आप 2014 में कुछ कहते हैं और आज कुछ कहते हैं। 2014 में जिसको आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि कोयला चोर है, आज उसको साफ सुथरा वॉशिंग मशीन में नहा के आप ले आए। हम तो ठीक है विवेक जी, लेकिन ये बात तो कही जा रही ना कि भाई ये जो काट की हांडी है वो बात बात चढ़ेगी नहीं। और अमनदीप जी ने भी ये बात कही कि भाई देखिए, आप उस समय तो अलग हो गए, उस समय जो सेंटिमेंट था हो सकता है जनता आपके साथ चली गई, लेकिन अब नहीं आएगी आपके पास। आयुष भाई थोड़ा सा जवाब रह गया बीजेपी वालों का, फिर अमनदीप जी पे ही आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा चूहे खा के पता नहीं बिल्ली चली हज को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनसे ये तो पूछ लो, चूहे किसने खाए, बिल्ली कौन थी? क्या चूहे मनोहर लाल खट्टर जी ने खाए जो इनके रोहतक के सांसद कहते हैं कि 500 करोड़ खा गया? क्या चूहे और किसी ने खाए? आपके आज के मुख्यमंत्री ने खाए जो नारायणगढ़ के लोग उन्हें बार बार रेत माफिया और खनन माफिया कहने का काम करते हैं। चूहे किसने खाए ये तो बताएं। और चूहे अगर किसी ने खाए तो आपने खाने क्यों दिए? सरकार तो आपकी थी। अभी अमनदीप जी कह रहे थे, अमनदीप जी को सुन रहा था, गद्दार। गद्दार शब्द बहुत अच्छा आपने चूज किया। ये आपकी कार्यशैली बताता है, ये आपकी सोच बताता है कि कौन गद्दार था कौन नहीं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई गद्दार है तो वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी है।
जिन्होंने ना सिर्फ अपने भतीजों से डरते हुए पुत्र मोह में, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में अंधा है, उसी तरह अपने पुत्र मोह में अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी को, दिग्विजय जी को पार्टी से निकालने का काम किया और हमें गद्दार कहने का काम करते हैं ये। अजय सिंह चौटाला जी जो पार्टी के लिए जेल काटने का काम कर रहे थे, उन्होंने कौन सी गद्दारी कर दी भाई? उन्हें भी पार्टी से निकालने का काम किया। आप हमें गद्दार कहने का काम करते हैं। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात आपने सही कही अमन जी, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, आपके ऊपर लागू होता है। आप लोग बारी बारी बीजेपी को समर्थन देने का काम करते हैं। अगर हमने बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई सरकार बनाई तो हमने एक कॉमन लेकिन विवेक जी, ये जनता कैसे जनता को कन्विंस करेंगे कि अगर मान लिया मैं बता रहा हूँ अगर एक बार फिर से वैसी ही परिस्थिति 19 जैसी बन जाएगी तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? ये विश्वास दिलाएंगे क्या हरियाणा की जनता को? मैं एक चीज बता रहा हूँ आयुष भाई, हम तो एक चीज जानते हैं, हमने सरकार में जाके बीजेपी के साथ जाके हमने अपने किए हुए वादे पूरे करने का काम किया। चाहे 50% आरक्षण हो महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, चाहे 30% आरक्षण राशन डिपो में हो, चाहे 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार के लिए हो, तमाम मुद्दों को हमने पूरा कराने का काम किया। आज जो लोग कहते थे मारुति तो हरियाणा में आ नहीं सकती, मारुति जैसी कंपनी को हरियाणा में लाने का काम किया। 75% हरियाणा के युवाओं को कहाँ मिल पाया? जो बात आपने कही थी, क्या 100 पेंशन आपने कही वो भी नहीं दे पाई? ये तो बड़े मुद्दे थे आपके। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाया। विधानसभा के पटल पे पास करके कानून बनवाने का हमने काम किया, सर्वसम्मति से पास हुआ, हमने उसको पास कराने का काम किया। अगर कुछ शरारती लोग उसे कोर्ट में लेके गए तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि उससे कोर्ट से भी हम जीत के और हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। आज के दिन अमनदीप जी भी हंस रहे थे, अमनदीप जी बात तो कर रहे हैं, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। हमने तो जो वादे किए उनको पूरा करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस खरखोदा को सिर्फ मैरिज पैलेस और प्रॉपर्टी डीलरिंग के लिए समझ रखा था, वहां पे हम मारुति लेके आए। न्यू मेवात में हमने इंडस्ट्री लगाने का काम किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट हम हरियाणा प्रदेश के अंदर लेके आए, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ठीक है, लेकिन वो तो भाई फिर इसका क्रेडिट तो जो मौजूदा सरकार है उसको जाएगा ना, क्योंकि आप भी सत्ता के अंदर, आप खुद ही अभी इस बात को कह रहे थे कि आप देखिए सत्ता के हिस्सेदार थे, आप सरकार में नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपकी वजह से हुआ, तो उसका क्रेडिट तो फिर बीजेपी भी लेगी अगर आप इतने उपलब्धियों को गिनवाएंगे तो। अगर बीजेपी लेती, बिल्कुल लेती, बीजेपी तो लेना भी चाहिए था अगर बीजेपी ने करके दिखाया होता। 14 फसलों पे एमएसपी अगर 2019 से पहले दी होती, बीजेपी ले लेती क्रेडिट। अगर आज भी सभी स्टेट्स में 14 फसलों में एमएसपी बीजेपी दे दे तो लेने क्रेडिट। नहीं ठीक है, लेकिन वो सभी स्टेट की बात नहीं रहा, तो हरियाणा की जनता वोट करेगी ना भाई, तो हरियाणा की जनता वोट करेगी। सरकार में अगर आप साझेदार थे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका फैसला था भाई, बिना मुख्यमंत्री के या बिना आपके आपसी रजामंदी के तो आप लोग निर्णय पर पहुंचे नहीं होंगे। आयुष भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर रविदास मंदिर बनना था, वो हमारे घोषणा पत्र में था। 50% ठीक है, चलिए, नहीं जो क्रेडिट आप ले रहे हैं वो तो भाई सरकार के तहत अगर आपने काम किया है, सरकार में रहते हुए काम किया तो वो तो दोनों लोग लेंगे फिर भाई उसका क्रेडिट। ठीक है अमनदीप जी, अब मैं अमनदीप जी का रुख कर रहा हूं। अमनदीप जी जी आयुष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सुन पा रहा हूं जी। सबसे पहले मुझे हंसी आई मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता पर। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी पार्टी कैसे चलती है और कैसे नहीं चलती। ये भाई साहब वही कांग्रेस पार्टी है, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 370 का विरोध किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना कांग्रेस के झंडे के रैली बुला करके कहा कि मैं 370 का समर्थन करता हूं। आपकी पार्टी कैसे चल रही है? अरे भैया, पूरे देश की जनता आप ही की पार्टी की वजह से तंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं दिखाती, केवल आपके नेता की फोटो दिखा देती है कि इसको प्रधानमंत्री चुनना है या हमें चुनना है। उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश जैसी जनता, मेरा वर्ग सब परेशान है। जिस आदमी को देखिए आयुष जी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनने का मतलब है बंदर के हाथ में उस तरह देना, और ये बात कांग्रेसी नेताओं को भी पता है। और उस लिहाज से उस कमजोरी को दबाते हुए बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता हाईकमान को भी ब्लैकमेल करते हैं और यहां पर आकर के भारतीय जनता पार्टी से भी सेटिंग करते हैं। और फिर वही बात होती है कि जैसे 2019 में हुआ था, जो हरियाणा प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाना चाहती है, वो इन षड्यंत्रों में फंस के कहीं ना कहीं फिर फंस जाती है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, आज के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता इन खास करके नेताओं के जो व्यावसायिक नेता हैं, खासकर जिनका काम बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है। आपने देखा कि जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन टूटा है, इन्होंने कोई वैचारिक मुद्दों पर गठबंधन नहीं तोड़ा। और आजकल जो बयानबाजी चल रही है वो केवल यही चल रही है कि तुम्हारे खिलाफ जांच होगी, वो कह रहा है तुम्हारे खिलाफ जांच करवा लो। यानी कि जो गठबंधन बना भी था वो भी व्यापारिक समझौते के तहत बना था, टूटा भी है तो कोई व्यापारिक समझौते में लेन देन में कोई दिक्कत आई तब टूट गया है। इसी प्रकार से जो पूरे देश के माने हुए प्रॉपर्टी डीलर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और उनका भी यही काम है। आज तक वो जनता के लिए, आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि आवाज हम एक ही आदमी आवाज उठाता रहा, तो अपने विधायक को नहीं बचा सके। 9 से विधायक जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उठा के गिरफ्तार किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चून ही निकली और ये सीएलपी लीडर बनते हैं। जितने भी 4.5 साल के अंदर विधानसभा की कार्रवाई हुई, आप बीएससी की मीटिंग उठाकर देख लीजिए। जो मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे कि 2 दिन का सेशन होगा, 1 दिन का सेशन होगा, सिर्फ 2 मिनट विधायक बोलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 मिनट में साइन करके आ जाते थे कि ठीक है मेरी सहमति है। कहां पर उन्होंने विरोध किया, कहां जनता की आवाज उठाई, कौन सा धरना प्रदर्शन किया? अरे भाई साहब, ये लोग बार बार हरियाणा प्रदेश 3 बार जला, कहां गए प्रदेश के इतने बड़े विपक्ष के नेता? तो चुपचाप अपनी सहमति हर बार सरकार के साथ दे जाते हैं। केवल मात्र एक ही निशाना है कि कहीं ना कहीं जो अपना बेटा है कहीं ना कहीं उसको सेट करना है, और कोई निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं। करने वाली बात पर तो देखिए, अभी विवेक जी भी कह रहे थे ये चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है और इसीलिए पार्टी के अंदर इतनी बड़ी फूट पड़ी। मैं ये बता रहा हूं आयुष जी, आप ही फैसला कर दीजिए। देखिए, कह दिया बेटा सेट कर दिया, अरे भाई सांसद का टिकट तो दुष्यंत चौटाला को दिया था ना, अपने बेटे को तो नहीं दिया उन्होंने, और ऐसे ही सेट कर दिया बेटा। ये जनता भी जानती है, ये तो कहने की बात है कि बेटा सेट कर दिया। सांसद का टिकट उनको देते हैं, विधायक का टिकट नैना जी को देते हैं, और सेट बेटे का अपने कर रहे हैं। ये बात तो तब जचती कि उनका टिकट या उनका कोई पोजीशन काट करके अपने बेटे को देते। ये कहना आयुष जी खामखा का इल्जाम लगाना, क्योंकि और कुछ चीजें ये इल्जाम मैं सोचता हूं जनता पे छोड़ देता हूं, जनता इसका फैसला बहुत अच्छी तरीके से कर देगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव आप देख रहे हैं कि अब ठीक मुहाने पर है, और जैसे जैसे ये चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी आपको इस तरह के जो मुद्दे हैं वो गरमाते हुए दिखेंगे, लेकिन अंत में फैसला जनता को करना है और देखना यह है कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता क्या फैसला सुनाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।